हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ संबंधित प्रश्न अभ्यास करेंगे जो आप सभी को ओएसटीटी, बीएड, बीएचडी, सीबी टेस्ट एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इनमें से हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से हर्ष का विलोम शब्द क्या है? हर्ष का मतलब क्या है? पहले पहले हम जानेंगे जो हर्ष का मतलब। हर्ष का मतलब आनंद, प्रफुल्लित, खुश। तो इसका विलोम मतलब ऑपोजिट। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? दुख। हर्ष का मतलब आनंद, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? दुख। दुख मतलब क्या होगा? विषाद। तो राइट आंसर क्या होगा? विषाद। समझ में आया? इनमें से हर्ष का विलोम शब्द क्या है? हर्ष का विलोम शब्द विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे। इनमें से हिंदी की स्वर ध्वनि कौन सी है? इनमें से हिंदी की स्वर ध्वनि कौन सी है? हमारे हिंदी व्याकरण में जो ध्वनि है, जो ध्वनि दो भाग में विभक्त किया गया है, स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि। तो स्वर ध्वनि जो है तो क्या है? क्या क्या है? आ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ओ, ओ। तो क्वेश्चन में है इनमें से हिंदी की स्वर ध्वनि कौन सी है? स, ज, ख, ए। तो हिंदी की स्वर ध्वनि, तो स तो व्यंजन ध्वनि है, ज भी व्यंजन ध्वनि और ख व्यंजन ध्वनि। तो इनमें से स्वर ध्वनि कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए ही स्वर ध्वनि है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, पित्रादेश किस संधि का उदाहरण है? संधि आ गया। पित्रादेश किस संधि का उदाहरण है? हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। जो संधि 5 भागों में विभक्त किया गया है, तो क्या क्या है? जो दीर्घ संधि, दीर्घ, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि। तो 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो इनमें से जो पित्रादेश है, तो पित्रादेश को हम क्या करेंगे? पहले हम उसको अलग करेंगे। पित्रादेश को हम अलग अलग करेंगे, उसके बाद हम पहचानेंगे ये कौन से संधि में आ रहे हैं। तो पित्रादेश को यदि हम संधि करेंगे या उसको हम यदि अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? पितृ, पितृधन आदेश, पितृधन आदेश क्या होगा? पितृधन आदेश, पित्रादेश। तो पितृधन आदेश तो पित्रादेश हो गया। तो उ, आ। समझ में आ रही है? उ और आ अच्छी उ ध्वनि और यहाँ पर आ ध्वनि है। तो यहाँ पर उ और आ है लक्षण वा। कौन है? क्या हो गया? वा, वा हो गया। तो वा कौन से संधि में आ रहे हैं? वा, वी, वो। तो ये सब यण संधि में आ रहे। या, तो यण संधि का जो है तो क्या है? या, य, ई, वो, वा, वी। तो ये सब यण संधि के अंतर्गत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो पित्रादेश किस संधि का उदाहरण है? यहाँ पर यौन स्वर संधि होगा। समझ में आया? यौन स्वर संधि। जैसे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या होगा? आ, ई, उ, जो बड़ी उ, बड़ी ई, आ।
जिस संधि में, जिस स्वर संधि में रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ गुण, गुण क्या है, ए ओ, तो गुण स्वर संधि है। और दीर्घ गुण वृद्धि ऐ ऐ औ, तो उसको हम वृद्धि स्वर संधि कहेंगे। तो दीर्घ गुण वृद्धि यण, यण तो हम कहा। और अयादि, अयादि क्या होगा, अय ऐ, ये अयादि क्या होगा, ये अय ऐ ओ आओ, ये सब अयादि के अंतर्गत आ रहे हैं। तो पित्रादेश किस संधि का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या होगा, यण स्वर संधि। समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय से बनने शब्द का उदाहरण कौन सा है, प्रत्यय से बनने शब्द का उदाहरण कौन से है। यहाँ पर हम देखेंगे किस शब्द में प्रत्यय ऐड हुआ है, प्रत्यय बना है, प्रत्यय, अनुग्रह, अनुयायी, अनु। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर अब प्रत्यय को हम यदि क्या करेंगे, अलग करेंगे तो प्रत्यय नहीं आएगा। अनुग्रह को यदि हम अलग करेंगे, संधि करेंगे तो प्रत्यय नहीं होगा। यदि अनुयायी को हम अलग करेंगे, संधि करेंगे तो क्या होगा, अनु आई, तो आई प्रत्यय लगाना, अनु आई, तो आई प्रत्यय लगाना, तो क्या हो गया, अनुयायी हो गया। क्या हो गया, अनुयायी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, अनुयायी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, अनुयायी। तो प्रत्यय से बना शब्द का उदाहरण यहाँ पर अनुयायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुटेरा शब्द में प्रत्यय की पहचान करें। लुटेरा, लुटेरा को यदि हम संधि करेंगे क्या होगा, लूट, लूट धन एरा, लुटेरा। तो यहाँ पर कौन सी प्रत्यय लगा है, एरा प्रत्यय। तो यहाँ पर एरा कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या होगा, एरा। समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकल मारी जाना, इस मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा। मुहावरे कहा, मुहावरे कहावतें भी आ रही है एग्जाम में। तो अकल मारी जाना, तो अकल मारी जाना मतलब तुम्हारा अकल है, तुम्हारा अकल कहाँ गया। तो यहाँ पर अकल मारी जाना मतलब क्या, अकल मतलब बुद्धि। समझ में आ रही है, बुद्धि। तो यहाँ पर क्या होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल मारे जाना का मतलब क्या है, बुद्धि भ्रष्ट होना। समझ में आ रही है, अकल मारे जाना का मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आनंद का पर्यायवाची क्या होगा। तो हर्ष का पर्यायवाची आनंद, प्रफुल्लित, खुशी। तो यहाँ पर निम्न में आनंद का पर्यायवाची क्या होगा, खुशी, ना हंसी, ना सहज, ना व्युग। यहाँ पर तो समझ में आ रही है कि आनंद का पर्यायवाची इनमें से कौन है। तो समझ में आ रही है, तो क्या होगा, खुशी। क्या होगा, खुशी होगा। बुझिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानवीर में समास की पहचान कीजिए। मेरे प्रीवियस क्लास देखेंगे कि जो समास मैंने कहा, यहाँ पर देखेंगे कि दानवीर भी मैंने कहा है कि दानवीर में समास की पहचान करें। तो दानवीर का मतलब क्या है, मैं क्लास जब कर रही थी, मैं कही थी कि विदाउट विग्रह से हम समास नहीं पहचान पाएंगे। तो इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, जो सामासिक पद है उसको हम विग्रह करेंगे, उसके बाद हम पहचानेंगे ये कौन सी समास के अंतर्गत है। तो ये क्या है, दान में वीर, यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दान में
वीर, क्या हो गया? दान में वीर, हुरे है ना, हुरे नहीं, दान में वीर। तो यहाँ पर दानवीर कौन से समास के अंतर्गत है? कौन से समास में? देखिए, दान में वीर, तो यहाँ पर क्या होगा? मैंने मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि ये में लगा। दान में वीर मतलब दानरे वीर जे रे, दानरे वीर, दानरे वीर जे दानवीर। तो दान में वीर तो कौन से अंतर्गत है? अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत है। और संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में कैसे पहचानेंगे? कु लगेगा, और को ने कर्ता ने करण को, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान में के लिए। और कर्म, कर्म में क्या है? को, और संबंध में क्या है? संबंध में कौन सी चिन्ह है? विभक्ति चिन्ह का की। समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओठों से उच्चारित होने वाला व्यंजन ध्वनि कौन सी है? ओठों से उच्चारित होने वाला जो ध्वनि, जो व्यंजन ध्वनि हमारे ओठों से उच्चारित हो रहे हैं, तो इनमें से कौन सी ध्वनि है जो हमारे ओठों से उच्चारित होते हैं? ओठों से उच्चारित प, फ, प, भ, म, ये जो मैंने कहा कि जो व्यंजन ध्वनि मैंने कहा, ये सब ओठों से उच्चारित होते हैं। तो इनमें से कौन सी ध्वनि ओठों से उच्चारित होते हैं? प। राइट आंसर क्या होगा? प। और न क्या है? अनुनासिक ध्वनि। स क्या है? उष्म, उष्म ध्वनि। और भी क्या होगा? दंत्य ध्वनि। क, कंठ ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या है? कश्मीर, सुंदर, मूर्खता, 10। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? यहाँ पर राइट आंसर होगा मूर्खता। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मूर्खता राइट आंसर। भाववाचक संज्ञा क्या है? मूर्खता। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, घड़ों पानी पड़ जाना, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मूर्ख होना, ना मर जाना, या बहुत अधिक शर्मिंदा होना, ना बहुत अधिक कष्ट बोलना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? घड़ों पानी पड़ जाना। बोलिए, घड़ों पानी पड़ जाने का क्या होगा? यहाँ पर घड़ों पानी पड़ जाने का मतलब घोड़ों में जो पानी है वो पड़ जाता है, वो उसका मतलब क्या है? बहुत अधिक शर्मिंदा होना। इसका मतलब यही निकलता है ना कि घोड़ों पानी पड़ जाने का अर्थ क्या है? बहुत अधिक शर्मिंदा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, उत्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? उत्कर्ष, यदि हम यदि अलग करेंगे तो क्या होगा? उत, जुक्तकर्ष, धनकर्ष, तो क्या होगा? उत्कर्ष। तो यहाँ पर कौन से उपसर्ग लगा? उत। तो यार ये हलंत चिन्ह है, जो त के नीचे, जो त के नीचे हलंत चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? उत। समझ में आ रही? तो राइट आंसर उत। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, इनमें से त वर्ग वर्ण कौन सा है? त वर्ग, देखिए जो हमारे जो 25 जो स्पर्श व्यंजन वर्ण है, उसको हम 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो क्या है? क वर्ग, क च ट त प। तो क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, क्या हो? त वर्ग, क च ट, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग में क्या है?
क ख ग घ ञ, तो यहाँ पर कंठ वर्ण हो गया। उसी तरह च छ ज झ ञ, तो यहाँ पर क्या हो गया, तालव्य वर्ण हो गया। और ट वर्ग ट ठ ड ढ ञ, तो यहाँ पर क्या हो गया, मूर्धन्य वर्ण हो गया। उसी तरह त थ द ध न, दंत्य न, तो यहाँ पर क्या हो गया, दंत्य वर्ण हो गया। उसी तरह प फ व भ म, तो यहाँ पर क्या हो गया, ओष्ठ्य वर्ण हो गया। तो यहाँ पर त वर्ग क्या हो गया, तो ये तालव्य वर्ण होगा। समझ में आ रही है? तो त वर्ग क्या होगा, तालव्य वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। इनमें से एक वचन का उदाहरण दीजिए। इनमें से एक वचन का उदाहरण, गुड़िया, नारी वृंद, स्त्री जन, पाठकगण। यहाँ पर एक वचन क्या है, नारी वृंद तो नहीं होगा। समझ में आ रही है? नारी वृंद तो बहुत सारे नारी को समझ में आ रही है कि बहुत सारे नारी है, स्त्री जन भी, पाठकगण भी। तो यहाँ पर एक वचन कौन है, गुड़िया। गुड़िया स्त्रीलिंग, गुड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। निम्नलिखित मुहावरों में से जो सही सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करें। जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सी मुहावरे सही सुमेलित नहीं है, तो उसको हम पहचानेंगे। दाल में काला होना मतलब न निकलना, 9 2 11 होना भाग जाना, छक्के छूटना हिम्मत हारना, और 3 तरह होना तितर बितर होना। यहाँ पर अलग जो सुमेलित नहीं है तो उसमें राइट आंसर क्या होगा, देखिए। दाल में काला होना का मतलब क्या है, दाल में काला, उसके बाद के दाल में काला है मतलब उसका मतलब निकलना, बट यहाँ पर क्या है, मतलब ना निकलना, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया। तो दाल में काला होना तो मतलब क्या है, मतलब निकलना, बट यहाँ पर क्या दिया गया है, मतलब न निकलना, तो ये नहीं होगा, सुमेलित नहीं है। तो 9 2 11 होना भाग जाना, ये तो सही है। छक्के छूटना हिम्मत हारना, ये भी सही है। 3 तरह होना तितर बितर होना, ये भी सही है। तो यहाँ पर अलग कौन है, राइट आंसर क्या होगा, क, ये कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट जाएंगे। राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन है। देखिए यहाँ पर राम टहलता है, कैसे टहलता है, धीरे धीरे टहलता है। तो यहाँ पर राम क्या है, कर्ता। यहाँ पर राम क्या है, कर्ता। वो क्या करता है, टहलता है। कैसे टहलता है, धीरे धीरे टहलता है। तो यहाँ पर क्रिया कौन है, टहलता क्रिया है। तो क्रिया को कौन कौन विशेषित करता है, तो धीरे धीरे करता है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण कौन है, धीरे धीरे। तो राम टहलता है, कैसे टहलता है, धीरे धीरे टहलता है। तो टहलता को कौन विशेषित करता है, तो धीरे धीरे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, धीरे धीरे। समझ में आ रहे। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण जो कहा है, क्रिया विशेषण क्या है, तो धीरे धीरे ही क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट जाएंगे। झगड़ालू में प्रयुक्त प्रत्यय पहचान करें। झगड़ालू में जो प्रत्यय लगा है तो कौन से प्रत्यय लगा है, उसको हम अलग करेंगे, तो उसके बाद पहचानेंगे तो कौन से प्रत्यय लगा है। झगड़ालू, झगड़ालू को यदि में विभागीकरण करेंगे, यदि हम उसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, झगड़, झगड़ धन आलू, क्या होगा, झगड़ालू, झगड़ धन आलू, झगड़ालू। तो यहाँ पर आलू प्रत्यय लगाना, तो राइट आंसर क्या होगा, आलू। क्या हो गया, आलू हो गया। समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आलू हो गया, तो ये प्रत्यय यहाँ पर क्या है, आलू, झगड़ालू। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में हर्षस्वरक कौन सा है। हम जानते हैं कि हर्षस्वरक क्या है, अ ई ओ रो, अ ई ओ री, अ। हर्षस्वर क्या है, अ ई ओ री। तो यहाँ पर हर्षस्वर कौन से, यहाँ पर उ
ओई ई ए। तो यहाँ पर ए ओई ए ए ओई क्या है? यहाँ पर जो ए है ओई ई, ये तो दीर्घ स्वर है, तो हर्ष स्वर पहचानते। उ है हर्ष स्वर और ओई ई ए, ये तीनों दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर। नेक्स्ट जाएंगे। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? गोदावरी, नीलगिरी, महासागर, गंगा। तो यहाँ पर पुल्लिंग कौन है? क्या होगा पुल्लिंग? देखिए यहाँ पर जो है गोदावरी एक नदी का नाम है, तो नदी तो स्त्रीलिंग है, तो गोदावरी क्या होगा? स्त्रीलिंग। नीलगिरी, नीलगिरी क्या है? नीलगिरी पर्वत के नाम है, तो यहाँ पर नीलगिरी स्त्रीलिंग है। और गंगा, ये तो गंगा स्त्रीलिंग है। लेकिन महासागर क्या है? महासागर एक पुल्लिंग है। महासागर क्या है? पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनि की पहचान करें। जो प्राणत्व के आधार पर जो ध्वनि को विभागीकरण किया गया है वो अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण क्या है? जो ध्वनि हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय जो ध्वनि हम उच्चारण करते समय अधिक वायु निकलता है, अधिक वायु निकलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? महाप्राण ध्वनि। तो उसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? प्रत्येक वर्ग के क्या है? द्वितीय वर्ण। क्या है? द्वितीय वर्ण और क्या है? चतुर्थ वर्ण। तो 2 4 शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए। तो यहाँ पर जो महाप्राण ध्वनि की पहचान करें, तो पहले हम देखेंगे क वर्ग की। ख, यहाँ पर ख है? नहीं, ख नहीं है। और क्या? घ है? नहीं है, तो यहाँ पर कट जाएगा। ल तो नहीं होगा क्योंकि वो पार्श्विक ध्वनि है। ट ठ नहीं, ट तो पहला ध्वनि है, तो ट नहीं होगा। क ख ग नहीं, ग तो नहीं होगा। ब भ, तो ये द्वितीय वर्ण है भ, तो यहाँ पर ये होगा भ। ये क्या है? महाप्राण ध्वनि। ल तो पार्श्विक ध्वनि। ट क्या होगा? ट क्या हो गया? ट ध्वनि क्या हो गया? यहाँ पर जो ट है तो पहला ध्वनि है, तो पहला ध्वनि यदि ये कहेंगे तो ये अल्प प्राण होगा। और ग तो क्या होगा? सॉरी, 2 4 1 3 5, हाँ, क ख ग भी वही अल्प प्राण है। समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के वर्ण किस लिपि में लिखी जाते? तो हिंदी के जो हमारा जो भाषा जो हिंदी है, तो हिंदी के जो वर्ण है वो किस लिपि में लिखी गई है? तो यहाँ पर ब्राह्मी, देवनागरी, कैथी, फारसी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो हमारी हिंदी कौन सी वर्ण में लिखी गई है? तो ये तो छोटे बच्चे भी कह देंगे कि हमारी हिंदी जो भाषा है, जो हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी के जो वर्ण किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। समझ में आ रही है? हमारा जो हिंदी है, हिंदी वर्ण है, वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए गधा का मतलब क्या है? क्या है? यहाँ पर जो तुरंग है वो तुरंग नहीं है, लेकिन गधा जो राइट आंसर है, गधा का मतलब धूसर है, वैशाख नंदन है और खर है, लेकिन तुरंग नहीं है। तुरंग गधा का पर्यायवाची नहीं है। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो तुरंग है, तो तुरंग का मतलब क्या है? तुरंग का मतलब जो घोड़े हैं, जो तुरंग का जो मतलब क्या है? अश्व, घोड़ा, हय, बाजी, तुरंगम, सैंधव, तुरभिसुता। तो यहाँ पर जो तुरंग है वो घोड़े हैं, लेकिन गधा जो है धूसर, वैशाख नंदन और खर है। समझ में आ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, गठन में
कौन सा प्रत्यय है? गच्छन। गच्छन यहाँ पर प्रत्यय जो है वो शत्रु प्रत्यय में आ रहे हैं। शत्रु प्रत्यय यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होगा? गम धन शत्रु, तो यहाँ पर गच्छन है। तो ये जो गच्छन जो कौन सा प्रत्यय है, शत्रु क्यों हुआ, तो मैं क्लास जब करूँगी, जो प्रत्यय के क्लास जब करूँगी मैं प्रत्यय के बारे में डिटेल्स बता दूँगी। तो हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है? व्यक्तिवाचक है, जो व्यक्ति के नाम को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति के नाम या नदी के नाम या पर्वत के नाम, जो नाम को जो दर्शाती है, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो बुद्धि, फूल, माला, इलाहाबाद, तो शहरों के नाम को भी, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होगा? इलाहाबाद होगा, क्योंकि एक शहर का नाम है। लेकिन फूल तो एक जातिवाचक है, माला एक समूहवाचक है, बुद्धि एक गुणवाचक है, तो इलाहाबाद क्या होगा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, आप अंदर से आइए वाक्य में सर्वनाम कौन से सर्वनाम है? देखिए, आप अंदर से आइए, तो आप अंदर से, यहाँ पर सर्वनाम क्या है? यहाँ पर कौन है वो सर्वनाम? आप। यहाँ पर सर्वनाम क्या है? आप। तो आप इनमें से जो सर्वनाम जो 6 भाग में जो विभागीकरण किया गया है, जो सर्वनाम 6 प्रकार है, तो इनमें से जो आप, तो गुणवाचक होगा, ना निजवाचक, ना निश्चयवाचक, ना संबंधवाचक। आप अंदर से आइए मतलब आप खुद अंदर से आइए। तो यहाँ पर क्या होगा? आप यहाँ पर क्या होगा? तो आप समझ रहे हैं कि आप किसको दर्शाती है? ये खुद अंदर से आइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? तो यहाँ पर निजवाचक है। क्या है? निजवाचक, क्योंकि खुद को दर्शाती है। आप अंदर से आइए, कि खुद आप अंदर से आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवान मनुष्य सफल होता है, इसमें विशेषण क्या है? देखिए, गुणवान मनुष्य क्या है? मनुष्य कैसे, किस तरह है ना? गुणवान की तरह है। तो मनुष्य को किसने मनुष्य को जो विशेषित करता है, तो क्या किसने विशेषित करता है? तो गुणवान ही विशेषित करता है। तो क्या यहाँ पर विशेष्य है? ये विशेष्य को विशेषित कौन करता है? तो गुणवान करते हैं। तो यहाँ पर गुणवान क्या होगा? विशेषण हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गुणवान। समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ने विभक्ति का प्रयोग किस कारक के साथ किया जाता है? मैंने कहा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो कहा तो ने विभक्ति किसको दर्शाता है? कर्ता ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कर्ता। तो ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ किया जाता है। नेक्स्ट आएंगे, मिठाई में मक्खी है, तो यहाँ पर जो मिठाई में मक्खी है, तो मिठाई में जो मक्खी है, इनमें से कौन सा कारक है? देखिए, मिठाई में मक्खी है, तो मैं विभक्ति लगा है, तो मैं यहाँ पर क्या होगा? इनमें से कौन सा कारक है? क्रिया प्रत्यय या कृत प्रत्यय या कर्मवाचक प्रत्यय ना कर्तृवाचक? तो यहाँ पर क्या होगा? मिठाई में मक्खी है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्रिया प्रत्यय। तो राइट आंसर क्या है? क्रिया प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, क्रिया विशेषण कितने प्रकार होते हैं? क्रिया विशेषण कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। समझ में आ रही है? कितने होते हैं? 4 प्रकार। क्या क्या 4 प्रकार जो है, तो क्या क्या है? देखिए, यहाँ पर क्रिया विशेषण है, कितने प्रकार है? 4 प्रकार। लेकिन यहाँ पर 4 है, जो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 4। लेकिन हम यदि सही अर्थ में देखेंगे तो क्रिया विशेषण 6 प्रकार है। क्रिया विशेषण कितने हैं? 6 प्रकार मानते हैं। कुछ भी 10 भेद भी मानते हैं, कुछ लोग कुछ 4 भेद मानते हैं। तो यहाँ पर 4 है तो 4 भेद मानेंगे, और कुछ भी 10 भेद भी मानते हैं, और कुछ 6 भेद भी मानते हैं। लेकिन किताब में तो यहाँ पर 4 दिए हैं,
मतलब जो व्याकरण जो है यहाँ पर कुछ लोग ने 4 मानते हैं तो कुछ 10 भेद भी मानते हैं और कुछ 6 भी मानते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है तो ऑप्शन वाइज हम देखेंगे तो 4 है तो 4 ही लेंगे। लेकिन जो 6 विभाग जो 6 प्रकार है जो 6 भेद है तो यहाँ पर क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और क्या है, स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, निषेधवाचक क्रिया विशेषण। और उसको भी कालवाचक को भी विभागीकरण किया गया है, रीतिवाचक को भी विभागीकरण किया गया है। तो यदि हम जब क्रिया विशेषण पढ़ेंगे तो हम जानेंगे तो उसके विभागीकरण क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत प्रिय होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बहुत प्रिय होना, तो मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मुहावरे का अर्थ बहुत प्रिय होना, यहाँ पर क्या है, बहुत क्या हुआ, बहुत प्रिय होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। आँख की पुतली होना, तो राइट आंसर क्या होगा, आँख की पुतली होना। तो राइट आंसर क्या है, आँख की पुतली होना। और भी एक क्वेश्चन मैं दूंगी, आप पहचानेंगे सही आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन है, क्या है, सही शब्द पहचानिए। सही शब्द क्या है, सही शब्द पहचानिए क्या है। एक मैं शब्द लूँगी मोह, एक शब्द है मोह, और भी एक शब्द है क्या, और भी एक शब्द है यहाँ पर, ये चंद्रबिंदु यहाँ पर है, ये चंद्रबिंदु यहाँ पर है। और क्या लूँगी, और भी एक है मुँह, चंद्रबिंदु यहाँ पर है, अनुसार ह पर है। और लूँगी और भी एक शब्द है, और क्या लूँगी, मुँह, केवल ह पर चंद्रबिंदु है, और मुहन, और भी एक शब्द है मुहन, क्या है, मुहन। तो यहाँ पर सही शब्द क्या है, जो मैंने कहा सही शब्द, ये शब्द है, ये शब्द नहीं, ये शब्द नहीं, ये शब्द नहीं, ये शब्द। यहाँ पर सही शब्द क्या होगा, मोह। तो यहाँ पर राइट आंसर यदि देंगे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर है मुँह, ये है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, मुँह। यदि हम लिखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, मुँह, याद रखेंगे। समझ में आ रही है। और भी हम बहुत सारे हिंदी व्याकरण के संबंधित प्रश्न बहुत सारे लेकर आएंगी, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जो 30 क्वेश्चन में लेकर आई, ये सब आप सभी ने प्रैक्टिस कर देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, हिंदी बीएड के लिए क्वेश्चन है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है हिंदी बीएड में जो आई थी, जो हिंदी बीएड में जो क्वेश्चन आई थी, जो हिंदी व्याकरण, ये क्वेश्चन ये है। तो ये सब प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हम नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। थैंक यू।